Learners, this is your trainer and guide Aishwarya Seth, and a very warm welcome to all of you to India's first social and revolutionary educational platform of Learn to Lead Tutorials UGC Online Mantra. So, guys, this is the complete educational hub of various competitive exams and their complete coachings. Here we are providing you full-fledged coachings of UGC NET, CTET, PTET, NVS, KVS, Master Cadre, NTT, ETT, BEd, MEd, and even much more we are planning to launch on this same channel in the coming future. So subscribe this sensational channel right now while watching this video. This channel is the ultimate and golden opportunity to those students who otherwise can't afford these courses due to their financial constraints or any other reason. So students, here mission here in on this channel is to help those students all over India in fulfilling their dreams at zero cost by providing them quality education regarding these all India competitive exams 100% free of cost. Currently, the coachings of CTET, PTET, NVS, KVS is also going on in a sequential manner on the same channel. So, students, in UGC paper 1, I totally finished 4 topics on the same channel, that is research aptitude, teaching aptitude, information and communication technology, and communication. So these 4 topics are covered completely as per the UGC paper 1 syllabus. So now the next topic of higher education is going on in a sequential manner in which I totally covered several topics, and today I will cover the educational schemes educational schemes of pre-independence of India in higher education. This is the part 2 of educational schemes or regulation during independence, during the pre-independence period of higher education. This is the part 2. It means part 1 जो है वो मैंने आपको बिल्कुल लास्ट वीडियो में मैं करवा चुकी हूँ. टोटल जो है प्री इंडिपेंडेंस रेगुलेशन, एजुकेशनल रेगुलेशंस जो है वो 14 है टोटल, और उसमें से स्क्रीन के आप ऊपर देख सकते हैं कि प्री इंडिपेंडेंस में टोटल 14 है, और जिसमें से 7 जो है दैट इज़ चार्टर एक्ट, एल्फिनस्टोन रिपोर्ट, मैकुलस मिनट, वुड्स डिस्पैच, हंटर कमीशन, यूनिवर्सिटीज़ कमीशन एंड नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन. ये 7 जो है, ये वाली जो स्कीम्स है मैंने लास्ट वीडियो में मैं करवा चुकी हूँ फुल फ्लेज डिटेल में. ठीक है जी. अब नेक्स्ट जो है पार्ट 2. इस पार्ट 2 इस वीडियो में मैं जो रेस्ट ऑफ दी 7 दैट इज़ 8th 9th 10th 11th 12th 13 एंड 14, ठीक है जी, विच इज़ रिटन इन द ब्लैक इंक. आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि ब्लैक इंक से मैंने जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है, ठीक है जी, वो लिखा हुआ है. दैट इज़ रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशनल पॉलिसी, सैडलर कमीशन, हार्टोंग कमेटी, सप्रू कमेटी, अबॉट वुड रिपोर्ट, वर्धा एजुकेशनल स्कीम एंड सर्जेंट रिपोर्ट. ये जो है ये 7 जो है वो लेफ़्ट ओवर रहते हैं, वो आज की वीडियो में जो मैं है वो कंप्लीट करवा दूंगी. और आज की वीडियो में कंप्लीट होने के बाद फुल फ्लेज जो है वो आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, प्री इंडिपेंडेंस रेगुलेशंस इन दी हायर एजुकेशन सिस्टम. ठीक है जी. सो 1 बाय 1 डिटेल में करते हैं. अब इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में भी, ये जो स्कीम्स हैं ये बहुत डिटेल में है, लेकिन मैंने एज पर दी क्रक्स, जो भी आपका यूजीसी पेपर 1 में जो क्रक्स आता है पिछले 10 इयर्स में जो क्रक्स आया हुआ है, उसको उठा करके जो है वो मैंने कंपाइल्ड वे में जो है आपको स्कीम्स जो है डिस्प्ले कर रही हूँ और साथ में समझा रही हूँ. इसके अलावा आपको और भी ज़्यादा इन स्कीम्स को डेप्थ में पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जितना मैंने करवा चुकी हूँ पार्ट 1 में और आज पार्ट 2 में जितना भी मैं करवाऊँगी पर स्कीम, वो मोर देन सफिशेंट एंड मोर देन इनफ होगा आप लोगों के लिए यूजीसी पेपर 1 के पर्सपेक्टिव से. ठीक है जी. सो 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले 8th नंबर पे 7 नंबर मतलब 7 पहले हमने कर ली हैं. अब नेक्स्ट आते हैं 8th नंबर पे, क्या है, रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशनल पॉलिसी 1913. ये जितनी भी स्कीम्स मैं आपको करवा रही हूँ ये सिक्वेंशियल ऑर्डर में करवा रही हूँ. ठीक है जी. एक स्कीम के बाद दूसरी स्कीम के बाद तीसरी एंड सो ऑन, ये सिक्वेंशियल मैनर में चल रही हैं. ठीक है जी. तो 8th नंबर पे आ रही है दिस पॉलिसी 1913 वाली, और यहाँ पे क्या है, दैट इज़ रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशनल पॉलिसी. आपका जो 7th नंबर पे यहाँ था नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, उसके बाद ये 8th नंबर पे जो है ये जो स्कीम है ये एस्टैब्लिश हुई थी, जिसमें क्या है डिफरेंट रिकमेंडेशंस दी गई थी. recommended a university for each province
ठीक है जी, दैट इज द यूनिवर्सिटी शुड बी एस्टैब्लिश्ड फॉर ईच प्रोविंस। प्रोविंस यहाँ पे क्या है, ईच स्टेट, ठीक है जी, आजकल हम स्टेट्स बोलते हैं, ठीक है जी। स्टेट्स को पहले क्या बोलते थे प्री इंडिपेंडेंस, प्रोविंस बोलते थे, प्रोविंस, ठीक है जी। तो वो क्या क्या कहता है, इस रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशनल पॉलिसी ने एक रिकमेंडेशन दी थी 1913 में कि हर एक स्टेट में, हर एक प्रोविंस में जो है एक एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी जो है वो करवाई जाए। मतलब हर एक प्रोविंस में एक यूनिवर्सिटी तो पक्का ही जो है एस्टैब्लिश करवाई जाए, ये उसने रेकमेंड किया था, क्योंकि पहले अभी अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे। तो इसने रेकमेंडेशन करके कहा कि जो है हर प्रोविंस में एक यूनिवर्सिटी होना लाजमी है, ठीक है जी। फिर क्या इसने रेकमेंड किया, दैट इज़ दी फुल एनकरेजमेंट टू टीचिंग प्रैक्टिस एंड प्रमोटिंग टीचिंग यूनिवर्सली। फिर इसने क्या रेकमेंड किया कि जो टीचिंग प्रैक्टिस है, मतलब टीचर्स को जो है एक प्लेटफॉर्म मिले, ठीक है जी, जो टीचिंग में आना चाहते हैं, जो अपकमिंग टीचर्स बनना चाहते हैं, उनको जो है प्रैक्टिस में लेके आया जाए कि एक्चुअल टीचिंग से पहले उनको जो है प्रैक्टिस करवाई। जैसे फॉर एग्जांपल हम बीएड है, बीएड एमएड में क्या करते हैं, टीचर प्रैक्टिसेस लगती हैं 3 मंथ्स की, 6 मंथ्स की। तो ये जो कंसेप्ट है जो आजकल चल रहा है, करंटली आजकल भी चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा, ये जो टीचर प्रैक्टिस का जो कंसेप्ट है, ये इसी जो है 1913 में रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशनल पॉलिसी ने रेकमेंड किया था फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक है जी। सो एंड प्रमोटिंग टीचिंग यूनिवर्सली, ठीक है जी, बिल्कुल यूनिवर्सल लेवल पे जो है टीचिंग को प्रमोट करना एंड टीचिंग प्रैक्टिस जो है वो क्राइटेरिया जो है वो उसको रेकमेंड किया था। नेक्स्ट क्या है, डिमांड रेज्ड फॉर कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन। कहने का मतलब है, अब थर्ड उसने क्या किया कि अब प्राइमरी एजुकेशन को इसने कहा कि ये होनी चाहिए कंपल्सरी, ठीक है जी। अब उस टाइम पे जैसे लड़कियों को तो बिल्कुल पढ़ने का मौका नहीं मिलता था, ठीक है जी, लड़कियों को बिल्कुल कहते थे कि आप जो है घर के काम करो, पढ़ना नहीं है, स्कूल नहीं जाना, एजुकेशन नहीं लेनी है। इवन लड़कियों को तो के साथ साथ कुछ लड़कों को भी जो है पढ़ने का मौका नहीं मिलता था। तो वो अभी ये क्या कहता है, इस पॉलिसी रेजोल्यूशन में उसने क्या किया, इसने थर्ड तरह की कैटेगरी को भी उठाया कि प्राइमरी एजुकेशन को कंपल्सरी जो है वो कर दो और होनी भी चाहिए, ठीक है जी। सो ये 3 मुद्दे जो हैं इस 1913 में जो है इसने रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशनल पॉलिसी ने उठाए थे और इसमें से क्वेश्चन आया भी हुआ है, ठीक है जी। जो भी मैं आज आपको करवाऊंगी उसमें से क्वेश्चंस पिछले 10 इयर्स में पक्का ही आए हुए हैं और आज की वीडियो से आपके 2 to 4 मतलब 2 से लेकर 4 मार्क्स जो है वो पक्का इंश्योर हो जाएंगे यूजीसी के पर्सपेक्टिव से, ठीक है जी, पेपर के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट चलते हैं 9th नंबर पे। अब इसके बाद जो है 1917 में 1913 के बाद वो डिस्कस कर लिया 1913 वाला सिनेरियो। 1913 के बाद 1917 में आया सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन क्या था, इसको हम क्या बोलते हैं, सैडलर कमीशन को इट इज़ ऑल्सो नोन एज दी कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन। ये क्वेश्चन आया हुआ था कि सैडलर कमीशन का सेकेंड नेम क्या था, दैट इज़ दी, ध्यान से सुनिएगा आज की पूरी प्रेजेंटेशन, सारा क्रक्स में मैं लेके आई हूँ जो जो पिछले 10 ईयर्स में आया हुआ एक्चुअल पेपर में, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है जी। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन। दूसरा क्या है, इसमें सैडलर कमीशन ने क्या किया, डिग्रीज कोर्सेज टू बी ऑफ 3 years। अब इसने एक नया कंसेप्ट लेके रखा जो आजकल चल रहा है, डिग्री कोर्सेज जो हैं, जो बैचलर डिग्रीज हैं वो 3 years की चल रही हैं, लेकिन जो ये कंसेप्ट दिया था ये सैडलर कमीशन ने दिया था और इस पे भी यूजीसी का क्वेश्चन आ चुका है कि डिग्री कोर्सेज को 3 years का करने का जो प्रावधान है, ये रिकमेंडेशन है, वो किसने दी थी, वो सैडलर कमीशन ने दी थी। दैट इज 10 + 2 + 3, कहने का मतलब कि 10th के बाद +2 के बाद जो 3 years की जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए। सो डिग्री कोर्स of graduation should be of 3 years and this concept was firstly introduced by the Sadler Commission. Next क्या है, recommended the measures for women education। अब यहाँ पे सैडलर कमीशन ने वुमेन एजुकेशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया कि उनकी भी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और वुमेन एजुकेशन को भी बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है जी। देन इंक्रीजिंग द एटोनमी ऑफ इंस्टीट्यूट्स टू मैनेज डे टू डे अफेयर्स। एटोनमी का मतलब होता है कि पूरी की पूरी फुल फ्लेज पावर दे देना किसी भी इंस्टीट्यूट को। क्या किया इसने, इंक्रीज कर दिया, क्या इंक्रीज कर दिया सैडलर कमीशन ने कि इट इंक्रीजेज द एटोनमी ऑफ
इंस्टीट्यूट्स टू मैनेज डे टू डे अफेयर्स। अब इसने फुल टू पावर जो है वो इंस्टीट्यूशंस को दे दी, हायर एजुकेशन की इंस्टीट्यूशंस को, कि आप अपने मतलब लॉन्ग टर्म अफेयर्स तो नहीं, लेकिन जो शॉर्ट टर्म अफेयर्स हैं, डे टू डे अफेयर्स हैं, उनको अपने आप ही हैंडल कर सकते हो 100%। ठीक है, इसमें आपको किसी की भी जो है वो इंटरफेरेंस लेने की या किसी का कंट्रोल सहने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने डे टू डे अफेयर्स को आप ऑटोनॉमी से, अपनी खुद की पावर से जो है वो आप हैंडल कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये भी सैडलर कमीशन ने ही कहा था। नेक्स्ट क्या है, सेपरेशन ऑफ ऑनर्स कोर्सेज फ्रॉम द रेगुलर कोर्सेज। कहने का मतलब है अब ये एक और नई रिकमेंडेशन लेके आया सैडलर कमीशन। कहता है कि जो ऑनर्स कोर्सेज हैं, ठीक है जी, जो बिल्कुल जनरल कोर्सेज हैं, उनको रेगुलर कोर्सेज से डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए, सेपरेट कर दिया जाए। बिकॉज पहले एकेडमिक में सारे के सारे कोर्सेज जो है इंटरमिंगल्ड थे। ठीक है जी, उसने क्या कहा, एक रिकमेंडेशन दी कि ऑनर्स कोर्सेज को रेगुलर कोर्सेज से डिफ्रेंशिएट कर दो। ठीक है जी, दोनों को डिफरेंट जो है एनालाइज करो और डिफरेंट कंडक्ट करवाओ। ठीक है जी, इंस्टीट्यूशंस में। नेक्स्ट उसने क्या दिया, फैसिलिटेट्स दी ट्रेन्ड टीचर। अब इसने क्या किया, टीचर प्रैक्टिस का जो कंसेप्ट है वो 1913 में आ गया था, है ना, अभी पढ़ा ना, टीचर प्रैक्टिस का जो कंसेप्ट है हमने अभी पढ़ा, 1913 में आया था। अब उसके बाद ये कहता है कि जो ट्रेंड टीचर हो गए हैं, टीचिंग प्रैक्टिस करके जो ट्रेंड टीचर हो चुके हैं, ठीक है जी, उनको ये फैसिलिटेट करता था। ठीक है जी, उनको जो है फैसिलिटेट का मतलब है उनको ऑनर करता था कि हाँ ये रियल मायने में टीचर बनने के योग्य हैं, बिकॉज उन्होंने टीचिंग प्रैक्टिस जो है वो फुल फ्लेजली कर ली है। ठीक है जी, सो इट फैसिलिटेट्स द ट्रेन टीचर। एंड सैडलर कमीशन में लास्ट में क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ था सैडलर कमीशन पे। लास्ट में पॉइंट देखिए, केब दैट इज द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, इट establishes the setting up of the Central Advisory Board of Education। सैडलर कमीशन में ही केब का जो है सबसे पहले जो है वो उसकी सेटलमेंट और सेटिंग अप ऑफ दी जो इसका जो है वो रिकमेंडेशन आई थी सैडलर कमीशन में। ठीक है जी, तभी उसकी कमीशन इसी सैडलर कमीशन के रिकमेंडेशन के ऊपर 1920 में केब एस्टैब्लिश हुआ। केब क्या है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, 1920 में एस्टैब्लिश हुआ अंडर दी रिकमेंडेशंस ऑफ द सैडलर कमीशन। ठीक है जी, उसके बाद ही आफ्टर 3 years मतलब 1923 में ये फिर से क्या हो गया, अबॉलिश हो गया, मींस ये डिसकंटिन्यूड फिर से हो गया 1923 में। ये क्वेश्चन बहुत बार बार आता है कि केब जो है वो एबॉलिश कब हुआ, वो एबॉलिश 1923 में हुआ, लेकिन वो कब स्टार्ट हुआ, after the recommendation of the Sadler Commission in 1917, and it is established on was established on 1920 and it was abolished on 1923। तो यहाँ तक कि जितनी भी सैडलर कमीशन के डिफरेंट जो हैं वो रिकमेंडेशंस थी, फोकस पॉइंट थे, वो मैंने आपको अभी तक कैप्चर करवा दिए हैं। इसके अलावा सैडलर कमीशन में पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये पिछले 10 साल का क्रक्स लेके आई हूँ मैं। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप माइंड में जो है बिल्कुल जॉल्ट आउट कर लीजिए, बिठा लीजिए। उसके बाद सैडलर कमीशन के बाद जो है 1929 में, अब आप देख रहे हैं कि सिक्वेंशियल वाइज जो है इवन कि हर साल जो है अब आगे साल बढ़ रहे हैं और आगे समय बढ़ने के साथ साथ नई नई कमिटीज़ और नए नए जो है स्कीम्स लॉन्च हो रही हैं। ठीक है जी, उस समय में अब सैडलर कमीशन के बाद क्या आया, 1929 में हार्टोंग कमेटी। 1929 में सैडलर कमीशन के बाद जो है वो आया हार्टोग कमेटी। हार्टोग कमेटी का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस कमेटी का, दैट इज इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड देयर एजुकेशनल लेवल। अब इसने एक नया मुद्दा उठाया कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करने का, उसके एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को जो है वो बूस्टअप करने का। ये किसने जो है वो रिकमेंडेशन दी, ये हार्टोंग कमेटी ने जो है सबसे पहले जो है ये मुद्दा उठाया था, दैट इज़ द इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड देयर एजुकेशनल लेवल ऑफ द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़। ठीक है जी, और इसने क्या सजेस्ट किया इसके साथ साथ, इट सजेस्टेड द री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ केब दैट इज सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन एंड इट वॉज री एस्टैब्लिश्ड इन 1935 अगेन। अब फिर से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसपे क्वेश्चन बार बार आया हुआ है कि केब जो है दोबारा से री एस्टैब्लिश करने की रिकमेंडेशन किसने दी,
सैडलर कमीशन ने सबसे पहले रेकमेंड किया था कि केब खोलो, तो 1920 में वो खुल गया था, 1923 में वो बंद हो गया था। उसके बाद दोबारा से री एस्टैब्लिशमेंट की जो है वो रिकमेंडेशन दी हार्टोंग कमेटी ने 1929 में, और उसके बाद जो है केब दोबारा री एस्टैब्लिश हुआ फाइनली जाकर 1935 में। ठीक है जी, तो ये ईयर्स जो हैं ये याद रखिएगा। और केब को सबसे पहले किसने रेकमेंड किया? सैडलर कमीशन ने। उसके बाद एबॉलिश हो गया, उसके बाद दोबारा री एस्टैब्लिशमेंट का जो है वो प्रावधान कौन लेके आया? वो लेके आया हार्टोंग कमेटी, राइट। तो ये सब सीक्वेंशली चल रहा है, तो आपको ये ऐसे ही याद करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद आया हार्टोंग कमेटी के बाद आया सप्रू कमेटी 1934 में। ठीक है जी, 1934 में सप्रू कमेटी आया, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी। इस कमेटी में से भी क्वेश्चन ज़रूर आता है हमेशा। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या इसमें जो है डिफरेंट फोकस पॉइंट्स हैं सप्रू कमेटी के। सबसे पहले क्या है? सेटअप द यूपी गवर्नमेंट, दैट इज उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। इट इज सेटअप बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट स्पेशली फॉर उत्तर प्रदेश फॉर एग्जामिनिंग एंड इंक्वायरिंग द रीजंस रिगार्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन उत्तर प्रदेश। तो ये किसने सबसे पहले जो सप्रू कमेटी है ये यूपी गवर्नमेंट ने सेटअप किया था। ठीक है जी, ध्यान से आप सुनिएगा, यूपी गवर्नमेंट ने सेटअप किया था। ठीक है, स्पेशली फॉर द यूपी। फॉर किस लिए सेटअप किया था? फॉर एग्जामिनिंग एंड इंक्वायरिंग द रीज़न रिगार्डिंग द अनएम्प्लॉयमेंट इन उत्तर प्रदेश, कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो रही है, क्यों बढ़ती जा रही है उत्तर प्रदेश में उस टाइम के दौरान 1934 के सिनेरियो में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रही है उत्तर प्रदेश में। ठीक है जी, सो नेक्स्ट क्या है? देन इट पॉइंटेड आउट द अनएम्प्लॉयमेंट वाज ड्यू टू द फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम विच वाज प्रोवाइडिंग ओनली डिग्रीज। अब उसने रीजंस पहले फाइंड आउट करने की कोशिश की अनएम्प्लॉयमेंट के यूपी में। अब उसने एक रीज़न फाइंड आउट कर लिया, बहुत मेन रीज़न था अनएम्प्लॉयमेंट का, कि जो है यूपी की एजुकेशन जो है या एजुकेशनल सिस्टम है ये फॉल्टी है, और इसमें क्या है सिर्फ और सिर्फ डिग्रीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, ना कि कंसेप्ट क्लैरिटी हो रही है। एजुकेशन के नाम पे सिर्फ एजुकेशनल डिग्रीज प्रोवाइड हो रही हैं, लेकिन इन डेप्थ नॉलेज और इन डेप्थ कंसेप्ट क्लैरिटी जो है एजुकेशन वाइज प्रैक्टिकली नहीं करवाई जा रही है। ठीक है जी, सो ये क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट का मेन कारण था फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम। ठीक है जी, सो नेक्स्ट क्या है? इट लास्ट रिकमेंडेड वोकेशनल एजुकेशन, डाइवर्सिफाइड कोर्सेज एक्सेट्रा to improve the educational system and mitigate the unemployment actually। कहने का मतलब है लास्ट में उसने जब रीज़न फाइंड आउट कर लिया उसके बाद उसने क्या किया कि एजुकेशनल सिस्टम में वोकेशनल, ये क्वेश्चन आया हुआ था, ध्यान से देखिए, वोकेशनल एजुकेशन को सबसे पहले कौन लेके आया था? सप्रू कमेटी लेके आया था। वोकेशनल एजुकेशन कौन सी होती है? जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज, प्रैक्टिकल कोर्सेज, जिसको करने के बाद डायरेक्टली जो है उसी फील्ड में जॉब ओरिएंटेड, मतलब जॉब आप कर सकते हो उसी फील्ड में, वोकेशनल कोर्सेज वो होते हैं। तो वोकेशनल कोर्सेज को रेकमेंड किया फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द सप्रू कमेटी, और डिफरेंट डाइवर्सिफाइड कोर्सेज को भी रेकमेंड किसने किया? सप्रू कमेटी ने, इन ऑर्डर टू मिटिगेट द अनएम्प्लॉयमेंट इन यूपी एंड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द एजुकेशनल सिस्टम एक्चुअली देयर। ठीक है जी, सो ये सप्रू कमेटी का फोकस पॉइंट्स थे, ध्यान से याद करिएगा। नेक्स्ट क्या है? उसके बाद नेक्स्ट आया अबोट वुड रिपोर्ट 1937 में। सप्रू कमेटी के बाद नेक्स्ट रिपोर्ट आई थी 1937 में, दैट वाज कॉल्ड अबोट वुड रिपोर्ट, ABBOTWOOD अबोट वुड रिपोर्ट। तो इसके भी अलग अलग, बिकॉज हर एक स्कीम के अलग अलग जो है वो रिकमेंडेशंस हैं, हर एक स्कीम में अलग फोकस पॉइंट्स हैं, तो हर एक स्कीम को आपने याद करना है, बिकॉज ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इसको हमें याद ही करना पड़ेगा एज इट इज़। ठीक है जी, तभी मैंने आपको जो है मेन पॉइंट्स जो हैं, बिकॉज अब इतनी ज़्यादा डेप्थ में अगर याद करोगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। मेन पॉइंट्स आपको मैंने आज की प्रेजेंटेशन में करवा रही हूँ। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है? अबॉट में सबसे पहले क्या था? स्टडीड प्रॉब्लम्स इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। अब इसने क्या किया? अब इसने भी जो है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो लूप होल्स थे, डीमेरिट्स थे, प्रॉब्लम्स थी एक्चुअली जो अकर हो रही थी, उनको जो है वो स्टडी करना या ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया।
ठीक है जी। उसके बाद ऑब्जर्व करने के बाद इट रिकमेंडेड दैट द इंग्लिश लैंग्वेज शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन ऑल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। अब इसने रिकमेंड किया फॉर द फर्स्ट टाइम कि हर एक कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में इंग्लिश लैंग्वेज शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो जो भी आप पढ़ाएं, इंस्ट्रक्शंस दें, स्टूडेंट्स को एड्रेस करें, ठीक है जी, वो किस में, कौन से मीडियम में करें, इंग्लिश मीडियम में करें। तो ये भी अबॉट वुड रिपोर्ट की एक जो है रिकमेंडेशन थी। फिर क्या इसने किया, इट रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटेक्निकल्स, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस फॉर इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट। तो इसने भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बढ़ाने के लिए, बूस्टअप करने के लिए इसने भी रिकमेंड किया कि पॉलिटेक्निकल्स मतलब टेक्निकल कोर्सेज़ को ज़्यादा जो है आप लॉन्च करो, टेक्निकल कोर्सेज़ जो है स्टूडेंट ज़्यादा करें, ठीक है जी। एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस मतलब फार्मिंग के लिए, कल्टीवेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ये भी बेसिकली उसने क्या किया, पॉलिटेक्निकल्स एंड एग्रीकल्चर एजुकेशन को और बढ़ावा दिया, बिकॉज ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो ये भी जो है रिकमेंड किसने की, अबॉट वुड रिपोर्ट ने, फॉर इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट, ठीक है जी। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं वर्धा स्कीम 1937-38। वर्धा स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है और इस स्कीम से बहुत मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस इसी स्कीम में से आते हैं, वर्धा स्कीम में से। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। वर्धा स्कीम ये बहुत लॉन्ग भी है, ठीक है जी। इसके धीरे धीरे आप पॉइंट्स करें वन बाय वन, मेरे साथ आप देखिए इसको। सबसे पहले वर्धा एजुकेशनल स्कीम को जो है हम जाकिर हुसैन कमीशन, ये जो वर्धा एजुकेशनल स्कीम है ये जाकिर हुसैन कमीशन के अंडर आई थी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द जाकिर हुसैन कमीशन। एक तो ये क्वेश्चन आया हुआ था। फिर क्यों यहाँ पे जाकिर हुसैन क्यों कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे इस स्कीम के या इस कमीशन के उस टाइम पे जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, जाकिर हुसैन कमीशन भी बोलते हैं। और इसको जो है इस स्कीम को किसने इंट्रोड्यूस किया था इस कमीशन में, दैट इज़ फ्रॉम द गांधी जीज पॉइंट ऑफ व्यू। Dr. Zakir Hussain was the chairman and this scheme was introduced by Gandhi ji. And thirdly, it recommended free and compulsory education for children of 7 to 14 years of age. सबसे आजकल भी एलिमेंट्री एजुकेशन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, जो आजकल चल रही है, ठीक है जी। तो ये जो आजकल भी चल रही है, ये जो कंसेप्ट है, ये सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था, यही इसी ने, जाकिर हुसैन कमीशन ने वर्धा स्कीम के अंतर्गत। वर्धा स्कीम के अंतर्गत जो है ये फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन इन द एज ऑफ 7 to 14 ईयर्स, कंपल्सरी एंड फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन की जो है ये रिकमेंडेशन सबसे पहले दी थी इसी कमीशन ने। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आया हुआ था कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है वो सबसे पहले रिकमेंड किसने की थी, वर्धा स्कीम ने, ठीक है जी। दिस एजुकेशन सिस्टम इज़ ऑल्सो नोन एज, अब इस बेसिकली एजुकेशनल स्कीम को और भी नामों से जाना जाता है। क्या क्या नाम हो सकते हैं और इसके, बेसिक एजुकेशनल स्कीम, नई तालीम, बुनियादी तालीम, वर्धा स्कीम बोलिए, जाकिर हुसैन कमीशन स्कीम बोलिए, बेसिक एजुकेशन स्कीम बोलिए, नई तालीम बोलिए, बुनियादी तालीम बोलिए, ये सारे ही एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं, ये सारे ही एक ही कमीशन के अंडर आ रहे हैं। कौन सी, जाकिर हुसैन, उसको हम वर्धा स्कीम बोलें, बेसिक एजुकेशनल स्कीम बोलें, नई तालीम बोलें, बुनियादी तालीम बोलें, एक ही बात है, ये सब इसी के नाम हैं, ठीक है जी। तभी मैंने जो है इसको हाईलाइट किया हुआ है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, इंस्ट्रक्शंस इन मदर टंग, फ्लेक्सिबल करिकुलम, टेकिंग केयर ऑफ रेमुनरेशन ऑफ टीचर्स, ये इसके मेन पॉइंट्स थे, रिकमेंडेशंस थी, फोकस पॉइंट्स थे। इस स्कीम ने क्या कहा कि मदर टंग में, मतलब अपनी वर्नैक्युलर लैंग्वेज में, मदर टंग क्या है, जो हमारी राष्ट्रभाषा है, अपनी वर्नैक्युलर लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस दी जाए, ना कि इंग्लिश मीडियम में, बिकॉज इंग्लिश हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारी मदर टंग नहीं है। इसने बोला कि बेसिक एजुकेशन जो है और बेसिक इंस्ट्रक्शंस जो है मदर टंग में या फिर वर्नैक्युलर लैंग्वेज में दी जाएं, और फ्लेक्सिबल करिकुलम जो है होना चाहिए एज़ पर दी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। हमारा जो करिकुलम है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए, और जो टीचर्स की एक्चुअल सैलरी है, रेमनरेशन का मतलब होता है सैलरी है, ठीक है जी, जो भी उनको मेहनताना देते हैं उसको भी दोबारा इम्प्रूव किया जाए, कि जितनी डिज़ायरेबल लेवल का वो एफर्ट्स कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उतनी ही उसको कंपनसेशन जो है वो इक्विवेलेंट मिलनी चाहिए, रेमनरेशन को जो है वो अच्छे से और भी उसको ठीक करें,
ठीक है जी। सो ये वर्धा स्कीम की डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स थे, और आगे भी है वर्धा स्कीम, अभी कंटिन्यू ही है, और इसने क्या क्या और भी पॉइंट्स लेके आई है ये वर्धा स्कीम। इट लेस स्ट्रेस ऑन नॉट ओनली इंग्लिश मीडियम, वो कहता है इंग्लिश मीडियम को कोई हमने इंस्ट्रक्शन जो है मदर टंग में देनी है, इंग्लिश मीडियम को हमने ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना, इंग्लिश लैंग्वेज को, इंग्लिश मीडियम को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना, एंड पे अटेंशन टू रिलीजियस एजुकेशन इन करिकुलम। अब उसने एक नया पॉइंट भी दिया कि मदर टंग में आपने एजुकेशन देनी है, बेसिक एजुकेशन, ठीक है, बुनियादी तालीम, नई तालीम, ठीक है जी। तो लेकिन उसमें भी क्या है कि करिकुलम में जो है वो रिलीजियस एजुकेशन भी लेके आएँ। ये सारे पॉइंट्स किसके थे? वर्धा स्कीम के। बार बार ध्यान से सुन लीजिए, मैं तभी आपको बता रही हूँ कि रिलीजियस एजुकेशन का कंसेप्ट भी वर्धा स्कीम ने ही जो है वो सबसे पहले दिया था, ठीक है जी। एंड एम्फेसाइज्ड ऑन क्राफ्ट सेंटर्ड टीचिंग टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। अब उसने लास्ट में क्या कहा वर्धा स्कीम में कि टीचर्स को क्राफ्ट सेंटर टीचिंग होनी चाहिए, उसमें एम्फसाइज्ड ऑन द क्राफ्ट सेंटर टीचिंग टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। जो भी टीचर्स जो है उनकी टीचिंग जो है, क्राफ्ट सेंटर का मतलब होता है कि प्रैक्टिकल टीचिंग हो उनकी, थ्योरेटिकल टीचिंग कम हो, प्रैक्टिकल टीचिंग ज़्यादा हो, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है जी। सो दीज ऑल आर दी पॉइंट्स ऑफ दी वर्धा स्कीम, ठीक है जी। सो दोबारा से जॉल्ट आउट कर लेते हैं कि इसको नई तालीम भी बोलते हैं, बेसिक एजुकेशन बोलते हैं, बुनियादी तालीम भी बोलते हैं, इसको जाकिर हुसैन कमीशन भी बोलते हैं। गांधी जी ने इंट्रोड्यूस किया था, चेयरमैन कौन थे? जाकिर हुसैन, वर्धा स्कीम के, ठीक है जी। और इसमें क्या है, मदर टंग में इंस्ट्रक्शंस दी जाएँ, स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए, रेमनरेशन टीचर्स की जो है बिल्कुल सही होनी चाहिए, ठीक है जी। और करिकुलम में रिलीजियस एजुकेशन को जो है वो बिल्कुल आप इंट्रोड्यूस करें, ये भी वर्धा स्कीम ने कहा था, और क्राफ्ट सेंटर टीचिंग होनी चाहिए। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वर्धा स्कीम के हैं। और लास्ट में प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में बिल्कुल लास्ट में आ जाता है 14th नंबर पे सर्जेंट रिपोर्ट 1944 में। ये बिल्कुल लास्ट रिकमेंडेशन है, लास्ट जो है वो स्कीम है सर्जेंट रिपोर्ट 1944 में। वर्धा स्कीम के बाद ये आई थी सर्जेंट रिपोर्ट, और इसको हम क्या बोलते हैं? सर्जेंट रिपोर्ट के भी दो अलग अलग नाम और हैं। इसको हम केब रिपोर्ट भी बोलते हैं। सर्जेंट रिपोर्ट को जो 1944 में आई थी, इसको हम केब रिपोर्ट भी बोलते हैं, और इसको पोस्ट वार एजुकेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आया था। सर्जेंट रिपोर्ट को हम पोस्ट वार एजुकेशन डेवलपमेंट रिपोर्ट और केब रिपोर्ट दोनों नामों से जानते हैं, ठीक है जी। इसने क्या क्या रिकमेंड किया था? इसने भी बहुत सारी चीज़ें नई नई रिकमेंड की थी जो पहले अभी किसी और ने रिकमेंड नहीं की हुई थी। तो इसने क्या क्या रिकमेंड किया? सबसे पहले सर्जेंट रिपोर्ट ने कहा कि नीडी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करो, ठीक है जी। दूसरा इसने क्या कहा? इंस्ट्रक्शंस इन मदर लैंग्वेज, मतलब इसी ने भी यही फोकस किया इसने भी, ठीक है जी, कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं, बेसिक तालीम है, वो मदर टंग में ही हो। फिर इसने थर्डली क्या किया? फुल टीचर्स ट्रेनिंग, मतलब जो टीचर्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, टीचर्स प्रैक्टिस लगे, टीचर ट्रेनिंग लगे, वो फुल फ्लेज लगे, उसमें कोई भी लूप होल्स ना हो, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द टीचर्स, इसने ये एम्फसाइज किया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? इंक्रीजेज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एकेडमिक एंड टेक्निकल स्कूल्स। अब इसने क्या किया कि हाँ, टेक्निकल स्कूल्स या कॉलेजेस बन रहे हैं, लेकिन वो नंबर ऑफ कॉलेजेस या स्कूल टेक्निकल एजुकेशन के कम है। उसने क्या बोला? नंबर ऑफ स्कूल्स एंड टेक्निकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शुड बी इंक्रीज्ड सो एज टू इंक्रीज द टेक्निकल एजुकेशन एंड टेक्निकल बेस ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है जी। फिर इसने क्या कहा? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ बॉडी लाइक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ऑफ इंग्लैंड। अब सबसे पहले देखिए इसने क्या किया कि इसने एक और चीज़ जो है वो फोकस में लेके आया कि कहता है इंग्लैंड की तरह, जहाँ पे इंग्लैंड में उस टाइम पे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन था उस टाइम पे, उस तरह की एक बॉडी इंडिया में भी लॉन्च हो, ठीक है जी। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ बॉडी लाइक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ऑफ इंग्लैंड, ठीक है जी। इस तरह की यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एज अ बॉडी हमारे नेशन में भी एस्टैब्लिश हो, ये भी सबसे पहले किसने रिकमेंड किया था? सर्जेंट रिपोर्ट में, ठीक है जी। सिलेक्टिव एंट्री टू डिफरेंट कोर्सेज, कि अब क्या है डिफरेंट, मतलब हर किसी कोर्स में हर कोई जो है एडमिशन ना ले पाए, उसका कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट करे। सो ये भी सबसे पहले रिकमेंडेशन किसने दी थी? सर्जेंट रिपोर्ट ने। दैट इज़ द सिलेक्टिव एंट्री टू डिफरेंट कोर्सेज, कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट करें टू फॉर द एंट्री ऑफ द डिफरेंट कोर्सेज
राइट। सो ये सारी रिकमेंडेशंस किसकी हैं, सर्जन रिपोर्ट की, और इसको हम क्या बोलते हैं, केब रिपोर्ट भी बोलते हैं, पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ तक जो है हमारा पूरा जो प्री इंडिपेंडेंट सिनेरियो था हायर एजुकेशन का, डिफरेंट रेगुलेशंस और स्कीम्स, ये हमने कवर कर ली हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है जी। आपकी लाइकिंग्स जो है वो हमारा मोटिवेशनल लेवल बढ़ाती हैं। इस चैनल को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो है कोई भी आपको क्वेरी है, कोई भी डाउट है किसी भी प्रेजेंटेशन में, किसी भी वीडियो में, आप इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस हैं उनको जितनी बार मर्जी देखिए, वो परमानेंटली प्लेस्ड है। और जब भी आप देखें, जब भी आप वॉच करें, जब भी आप एजुकेशन ले रहे हों, उस दौरान जब भी आपको कोई डाउट क्रिएट हो आपके माइंड में, उसी प्रेजेंटेशन के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके कोई भी इंक्वायरी जो है आप अपनी पूछ सकते हैं, ठीक है जी। सो for more educational videos and tricky notes, subscribe our channel Learn to Lead Tutorials by Aishwarya Seth, and my contact number is 9888066275। कोई आपकी इंक्वायरी है, कोई भी आपने चीज़ पूछनी है, तो आप मुझे इस नंबर पे फ़ोन भी कर सकते हैं। और इस चैनल पे साइमल्टेनियसली सीटेट, पीटेट, एनवीएस, केवीएस की भी क्लासेस चल रही हैं, और साथ में जो है यूजीसी हिंदी पेपर 2, यूजीसी पेपर 2 हिंदी की भी क्लासेस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चल रही हैं। तो रोज़ के रोज़ हम 3 वीडियोस अपलोड करते हैं, एक यूजीसी पेपर 1 की, दूसरी जो है वो अपलोड करते हैं यूजीसी पेपर 2 हिंदी की, और तीसरी वीडियो अपलोड करते हैं सीटेट, पीटेट, एनवीएस, केवीएस की। तो रोज़ के रोज़ इस चैनल पे 3 वीडियोस जो है अपलोड होती हैं। तो ये एक कंप्लीट एजुकेशनल हब है। जितने भी ऑल ओवर इंडिया एस्पिरेंट्स हैं डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स के सारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज जो भी हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रोवाइड कर रहे हैं एज पर योर सिलेबसेस, और कंप्लीट एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, ठीक है जी। सो यही आपके नोट्स हैं, यही आपकी एजुकेशन है, यही आपकी वीडियो है, और हम ही आपके मेंटर्स हैं। आपको कोई भी एक्स्ट्रा क्लास ऑफलाइन ऑनलाइन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी एक्स्ट्रा नोट्स जो है वो लेने की ज़रूरत नहीं है किसी से, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। हर एक चीज़ जो है इस चैनल पे अवेलेबल है थ्रू दी वीडियोस, ठीक है जी। तो ये वीडियोस बार बार सुने, रिकॉल करें, और जो है अपनी नॉलेज बार बार बढ़ाएं। So thank you so much for now. Stay tuned for the next video, and God bless you all.